नमस्कार, मेरा नाम है नील और दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। आज का संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस अखबार से पावर प्ले बियॉन्ड G20 लिखा है सी राजा मोहन साहब ने, जो हम जानते हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों विषय पर लिखते रहते हैं। एशिया सोसाइटी पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में से जुड़े हुए हैं, शोध संस्थान से जुड़े हुए हैं, इंडियन एक्सप्रेस के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं। अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर ही ये संपादकीय लिखा गया है। बेसिकली ये एक प्रकार से 2022 का जो साल बीता उसका पुनर्कथन है, एक प्रकार का रीकैप है और उन 7 मोर्चों का जिक्र किया गया है इस संपादकीय में, जिनकी धुरी पर वर्ष 2023 के नाचते रहने की उम्मीद है। इसमें भारत के सामने क्या चुनौतियां रहेंगी वो भी शामिल हैं। दुनिया के अलग-अलग संगठनों के सामने, मल्टीलेटरल या ग्लोबल संगठनों के सामने ये क्या होते हैं हम जानेंगे। इनके सामने क्या चुनौतियां रहेंगी वगैरह वगैरह, और ये चुनौतियां आकर कैसे बनी। इसके अलावा कुछ नई जानकारियां मुझे भी मिली इसको पढ़ते हुए, जैसे कि हम रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में इतना सुनते रहे हैं हाल के महीनों में, 1 साल होने वाले हैं फरवरी माह में उस युद्ध को, लेकिन उससे जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां कि तकनीक उसमें कैसा महत्वपूर्ण रोल निभा रही है, कौन-कौन से दो देश हैं जो बिना लड़े भी उस युद्ध में फायदा उठा रहे हैं या नुकसान उठा रहे हैं। उन तमाम बातों की चर्चा हम इस संपादकीय में करेंगे। ब्रॉड एनालिसिस क्या है? राजा मोहन साहब कह रहे हैं कि देखिए G20 जिसकी मेजबानी, जिसकी एक प्रकार से कैप्टनशिप भारत को मिली हुई है अभी, G20 दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह, तो उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है इस साल, हम जानते हैं। तो भारत को वो मिला हुआ है और भारत की पूरी डिप्लोमेसी जो है, कूटनीति जो है, वो इसमें बिजी रहने वाली है इस साल। लेकिन राजा मोहन साहब याद दिला रहे हैं कि असल खेल G20 में नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? उसके बाद वो उन कारणों का जिक्र करते हैं कि दुनिया कैसे ऐतिहासिक रूप से बड़े-बड़े युद्धों से बदलती रही है, रूस-यूक्रेन युद्ध से कैसे बदल रही है, और वो 7 मोर्चे क्या हैं जिन पर 2023 का साल लगातार आंखें गड़ाए रखेगा। तो उन 7 मोर्चों का जिक्र है, जिसमें रूस, यूक्रेन, चीन, भारत, अमेरिका, तकनीक के बड़े-बड़े जायंट्स यानी बड़ी-बड़ी कंपनियां, उन सब का जिक्र हो आता है। और अंत में भारत के लिए और दुनिया के लिए एक कंक्लूजन है, G20 को ध्यान में रखते हुए, मल्टीलेटरल समूहों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए। तो ये हो गया ब्रॉड एनालिसिस। विस्तृत चर्चा शुरू करते हैं। तो शुरुआत में राजा मोहन साहब कहते हैं कि देखिए G20 समूह की बैठकें पूरे साल भारत की सारी कूटनीतिक ऊर्जा का क्षय करती रहेंगी, लेकिन भारत को खबरदार रहना होगा कि वो तमाम शिफ्ट्स जो अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हुए हैं, उन पर से कहीं भारत की नजर ना हट जाए। उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा क्यों है? कि देखिए, वो कहते हैं कि जब बड़ी-बड़ी शक्तियां जो हैं दुनिया की, और वो इतिहास का एक लेसन दे रहे हैं, हिस्ट्री का लेसन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतिहास में जब भी बड़ी-बड़ी शक्तियां एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं, तो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, उनके सक्सीड होने का, उनके सफल होने की गुंजाइश ज्यादा होती है। मल्टीलेटरल, आप ये मान लीजिए, एक संस्थाएं हो गई जिनको आमतौर पर ग्लोबल बॉडीज मान लिया जाता है, जैसे कि आप यूनाइटेड नेशंस ले लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, जिसमें दुनिया के अधिकतर देश जिसके मेंबर हैं। बट इसके अलावा कई मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जैसे G20 तो उसका एक उदाहरण है ही है। 20 देशों का समूह, 20 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह। शंघाई कॉरपोरेशन काउंसिल इसका एक एग्जाम्पल है। सार्क जो भारत और भारत की नेबरिंग कंट्रीज का समूह है, ये मल्टीलेटरल समूहों के एग्जाम्पल हैं, जहां पे कई देश आके कुछ खास मुद्दों पर कोऑपरेशन के लिए जुड़ते हैं। राजा मोहन साहब कह रहे हैं कि जब दुनिया में शांति का माहौल हो, ग्रेट पावर्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हो, तब ऐसे संगठन खूब बढ़िया तरीके से काम कर पाते हैं। लेकिन जब ऐसी शक्तियां एक दूसरे का गला काट रही हो, दे आर एट थ्रोट्स ऑफ ईच अदर, तब ये मल्टीलेटरलिज्म में जितना उन्नति विश्व ने की होती है, वो उन्नति वापस अवसान पे चली जाती है। ये संगठन उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते। इस बात को वो और एक्सप्लेन भी करेंगे आगे। संपादकीय कहता है कि हाल के समय में हमने देखा है कि बड़ी शक्तियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ी हैं। पिछला 30 वर्षों का काल
शीत युद्ध माना जाता है कि 90 के दशक की शुरुआत में समाप्त हो गया, सोवियत संघ के पतन के बाद। शीत युद्ध हमने पहले भी कई बार चर्चा की है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद दुनिया दो धुरियों में बट गई। एक अमेरिका के नेतृत्व में धुरी कैपिटलिज्म के पक्ष वाली, एक सोवियत संघ के नेतृत्व में धुरी जिसको साम्यवाद का झंडा जिसके हाथ में था। भारत जैसे कुछ देशों ने नॉन अलाइंड रहना, गुटनिरपेक्ष रहना चुना, बट ऐसे देशों की संख्या मुट्ठी भर थी। इस शीत युद्ध को, क्योंकि कोई सीधा युद्ध नहीं हो रहा था, एक दूसरे की मार्फत प्रॉक्सी की तरह लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, देशों में तख्तापलट किए जा रहे थे, अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाया या बर्बाद किया जा रहा था। एक पूरी कहानी है शीत युद्ध की। तो वो कहानी खत्म हो जाती है 1990 के दशक में, जब अंततः सोवियत संघ का पतन हो जाता है। राजा मोहन साहब कह रहे हैं कि उसके बाद का जो 30 सालों का काल था, वो बड़ा शांति का काल था। 2022 में वो काल समाप्त हो गया जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। तो ये काल भारत के लिए G20 की जो चेयरमैनशिप भारत को मिली है, उसको चैलेंजिंग बनाता है। तो भारत के लिए 2023 का साल मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी के बारे में तो रहेगा ही, लेकिन ध्यान रखना हो कि जो ग्रेट पावर्स हैं, बड़ी शक्तियां हैं, उनके बीच जो संबंधों में बदलाव हो रहा है, उसको कंट्रोल करते रहना, उसको अडेप्ट करते रहना भी भारतीय कूटनीति को व्यस्त रखेगा। और रूस यूक्रेन युद्ध का परिणाम क्या होगा, ये अभी कोई नहीं जानता है। तो वो एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल, वो गोटी कैसे बैठेगी, कितने नंबर पे आके टिकेगी, ये भी बहुत कुछ बदलेगा। तो ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये एक वेरिएबल है, कोई फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं है, ये भी बदल सकता है। कितना बदलेगा, इसके लिए तैयार रहना होगा कूटनीति को। फिर शुरुआत इतिहास की, हमने चर्चा की थी ब्रॉड एनालिसिस में कि ऐतिहासिक रूप से क्या क्या हुआ है भू राजनीति में युद्धों के कारण, उसकी चर्चा इस संपादकीय करता है। राजा मोहन साहब कहते हैं कि बड़े बड़े युद्धों ने हमेशा से जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर है, इंटरनेशनल ऑर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, उसको बदला है। रूस यूक्रेन युद्ध भी कोई इसमें चेंज नहीं लाने वाला, अपवाद नहीं साबित होने वाला, वो भी काफी कुछ बदलेगा। उदाहरण के तौर पर प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ 1914 से 1918 तक जब ये युद्ध चला, तो उसने काफी कुछ बदल दिया दुनिया के नक्शे पर। एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की में केंद्रित था वो राज्य, वो टूट गया। उसके बाद बहुत छोटे छोटे उसके टुकड़े हो गए, अलग अलग राष्ट्र राज्य वहां पे उभर आए। इसी प्रकार से ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर हुआ करता था, ये भी ध्वंस हो गया। छोटे छोटे हिस्सों के रूप में हंगरी, जर्मनी, अलग अलग मुल्कों का उदय हुआ। और रूस का जो साम्राज्य था, जार निकोलस के नेतृत्व में उस समय था, वो भी समाप्त हो गया। और हम जानते हैं कि वहीं से सोवियत संघ की शुरुआत भी हुई थी। बोल्शेविक रेवोल्यूशन होता है और सोवियत संघ की शुरुआत होती है। तो 1918-19 में जब ये युद्ध अपने समाप्ति पे पहुंचा, तो दुनिया का नक्शा काफी कुछ बदल चुका था। इसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध पर आए तो हम पाते हैं कि 1939 से 1945 जब तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब काफी बदलाव देखने को मिले और उसके तुरंत बाद के सालों में वो बदलाव दिखते रहे। उदाहरण के तौर पर जो यूरोपीय उपनिवेशवाद था, उसकी समाप्ति होने लगी। उसके कुछ वर्षों बाद ही भारत, श्रीलंका, ऐसे तमाम मुल्क आजाद हुए एशिया और अफ्रीका में। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन के उभरा, सोवियत संघ दुनिया की एक बड़ी शक्ति बन के उभरा। तो ऐसे हम जानते हैं कि हर बड़े युद्धों के बाद दुनिया की भू राजनीति बिल्कुल ऐसे बदल जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती, उस स्थिति तक बदल जाती है। के बाद हम ये भी जानते हैं कि एक शीत युद्ध का लंबा दौर चला और शीत युद्ध के समाप्ति पर जब सोवियत संघ का पतन हो गया और एक ऐसी दुनिया बनी जो यूनिपोलर, एक ध्रुवीय दुनिया। क्योंकि दो ध्रुव तब तक थे जब तक दुनिया में दो बड़ी शक्तियां थी, सोवियत संघ और अमेरिका। जब सोवियत संघ का भी पतन हो गया तो दुनिया ने 30 सालों का एक ऐसा समय देखा जब अमेरिका दुनिया की महाशक्ति, इकलौती महाशक्ति रहा। यूनिपोलर मोमेंट कहा जाता है इसको। ये भी समय अपनी जगह रहा और इस दौर में दुनिया ने कई मिडिल पावर्स को, वो शक्तियां जो शीर्ष पर तो नहीं थी लेकिन उभर रही थी, उनको कॉन्फिडेंट होते देखा। सबसे बड़ा उदाहरण चीन है। चीन ने बेहद फास्ट गति से प्रगति की
और उससे धीमी गति से लेकिन उतने ही सशक्त रूप से भारत ने भी अपनी एक इमरजेंस दुनिया में शो की इन्हीं 30 सालों में। तो ये तो हो गया एक इतिहास। अब मॉस्को और बीजिंग यानी रूस और चीन जो पिछले 3 दशकों में इस बात को स्वीकार करते से दिखते थे कि दुनिया एक ध्रुवीय है, हम इस सच को स्वीकार करते हैं। कुछ-कुछ मामलों में हम अमेरिका को चैलेंज करेंगे, बट इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि अमेरिका सर्वोच्च पावर है, ऐसा लगता था। लेकिन 21वीं शताब्दी का दूसरा दशक आते-आते इनको महसूस हो गया कि अमेरिका का अंततः पतन होना है, या कम से कम ये विश्वास करने लगे कि अमेरिका की शक्ति का पतन हो रहा है, उसमें गिरावट आ रही है। और ऐसे में अमेरिका से या दुनिया में अपनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ये खोजने लगे, एक प्रकार की सामरिक ऑटोनॉमी, सामरिक संप्रभुता दिखाने की ये कोशिश करने लगे। इंडिपेंडेंट युद्ध छेड़ने लगे, अमेरिका के अलाइज पर हमला करने लगे या उनको आंखें दिखाने लगे आदि इत्यादि, जो यूक्रेन में या ताइवान के साथ हुआ है। संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि देखिए इस बात ने कि अमेरिका का पतन हो रहा है, इस बात ने ही पुतिन को वो ताकत दी कि वो यूक्रेन की संप्रभुता को समाप्त कर सकते हैं उस पर हमला करके, और शी जिनपिंग को ये ताकत दी कि वो पुतिन के साथ खुलकर अपने संबंधों को, कूटनीतिक संबंधों को मजबूती दे सकते हैं। इन कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से जो समझौता साइन हुआ महज 3 हफ्ते पहले, जब पुतिन ने हमला किया यूक्रेन पे, उसके 3 हफ्ते पहले जो उनके समझौते के शब्द थे उसमें था कि हमारा साथ बिना किसी, विदाउट लिमिट्स एंड नो फॉरबिडन एरियाज, कोई ऐसी क्षेत्र नहीं है जहां पे हम एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करेंगे, और उसकी कोई सीमा नहीं है जिस सीमा तक हम एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। तो रूस और चीन के नजरिए में भू राजनीति को लेकर ये बदलाव देखे गए, और जो रशिया का मिशन 2 हफ्तों में समाप्त होना था, हम जानते ही हैं कि 2022 के फरवरी माह में शुरू हुआ वो मिशन 2023 तक आ चुका है। हालांकि जैसे जैसे युद्ध की कीमत बढ़ती है, युद्ध की कीमतों का बढ़ना शांति के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क होता है व्यवहारिक दुनिया में, व्यवहारिक भू राजनीति में। तो जैसे जैसे युद्ध की कीमतें बढ़ेंगी, शांति की बात बढ़ती जाएगी, और शांति एक इंपॉर्टेंट गोल रहेगी जिसको राष्ट्र परस्यू करेंगे। लेकिन इन बातों पर बढ़ने से पहले संपादकीय क्या कहता है कि देखिए जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ते जा रहा है, 2023 को ताकते हुए 7 मोर्चे हैं। अब उन 7 मोर्चों का हम जिक्र शुरू कर रहे हैं। पहला मोर्चा वही शांति का मोर्चा, कि जैसे जैसे युद्ध की कीमत बढ़ती है हमें देखने को मिलता है कि शांति के प्रयास बढ़ते जा रहे हैं, पीस प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, अलग अलग देश इसमें शामिल हो रहे हैं। तो पहली चीज तो यही रहेगी, और उसमें देखना होगा कि भारत जैसी शक्तियां क्या योगदान दे पाती हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। दूसरा कि चाहे इसका जो भी सेटलमेंट हो, इस युद्ध का अंत जो भी हो, अंततः रूस इस युद्ध से कमजोर निकल कर आएगा, क्योंकि पुतिन ने जो कोशिश की है कि हम यूक्रेन को समाप्त कर दें, या नाटो जो अमेरिका द्वारा लेड अलायंस है अमेरिकी और यूरोपीय शक्तियों का, इसके पूर्व में हो रहे विस्तार को रूस चाहता था कि हम रोक दें। ये दोनों कदम अब तक बैकफायर कर चुके हैं, अपने गोल को अचीव करता हुआ रूस दिख नहीं रहा है। तो इस युद्ध ने यूक्रेन को एक राष्ट्र के रूप में मजबूत किया है, ऐसा राजा मोहन साहब कहते हैं। और जो नेटो है, जो मिलिट्री अलायंस है अमेरिका का, उसको उसमें अब स्वीडन और फिनलैंड, जो इस युद्ध से पहले संभवतः सोच भी नहीं रहे थे कि वो इस मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करेंगे, उन्होंने भी इस मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है, ज्वाइन करने की बात कही है। तो रूस फेल होता हुआ दिख रहा है। तो दूसरी चीज, जो दूसरा मोर्चा दिख रहा है, वो ये है कि रूस इस युद्ध से, चाहे कोई भी रिजल्ट आए, हो सकता है वो जीत ही जाए, लेकिन इस युद्ध से कमजोर होकर निकलेगा उसके बनिस्बत कि अगर ये युद्ध ना हुआ होता तो। तीसरा कि इस युद्ध ने यूरोप की इनेबिलिटी को दिखा दिया है कि वो अमेरिका के सहयोग के बिना शायद खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकता। आखिर रूस जैसा एक देश, जिससे 10 गुना ज्यादा बड़ी है यूरोप की इकोनॉमी, उसने यूरोप को सीरियसली नहीं लिया जब यूक्रेन पर हमले की बात आई। तो
इस युद्ध ने दिखा दिया है कि यूरोप कमजोर है, कम से कम अभी तो कमजोर है, और पिछले 30 सालों से यूरोप कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका से थोड़ी दूरी बनाए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लाए, अपने आप सामरिक रूप से संप्रभु होने की कोशिश करे। लेकिन इस युद्ध ने दर्शा दिया है कि अभी भी उसकी अमेरिका पर निर्भरता है, और नाटो जैसा अलायंस जो अमेरिका के नेतृत्व में एक प्रकार से यूरोप पर ही सुरक्षा की छतरी का काम करता है, वो और मजबूत होता रहेगा। तो तीसरा मोर्चा ये है। चौथी बात क्या, कि यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ा विजेता ना तो रूस निकलेगा ना यूक्रेन निकलेगा। कौन निकलेगा? अमेरिका। कैसे? जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, अमेरिकी तेल कंपनियां रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं। इसके अलावा अमेरिकी हथियार जैसे हिमर्स, HIMARS, हिमर्स क्या है? बेसिकली एक प्रकार के रॉकेट हैं, ऑटोमेटिक रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम है। तो इनका बहुत उपयोग किया है यूक्रेन की सेना ने। रूस के सबसे नाजुक जो उनके इलाके थे, इंपॉर्टेंट थे स्ट्रेटेजिक रूप से, सामरिक रूप से, उन पर हमला करने में बहुत सफलतापूर्वक यूज किया है इस एडवांस्ड वेपन का। हिमार्स इसका नाम है। इसके अलावा अमेरिका की जो कंपनियां हैं, और ये मुझे पढ़ के अचरज हुआ था, मेरे लिए नई जानकारी थी, हो सकता है आप जानते हो सकता है आप भी पहली बार जाने, कि स्पेस एक्स जो हम जानते हैं, टेस्ला साहब की ये कंपनी, टेस्ला के जो मालिक हैं एलोन मस्क साहब, उन्हीं की एक दूसरी कंपनी है। स्पेस एक्स का हम जानते हैं एक सिस्टम है स्टारलिंक सिस्टम। स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम इस चीज के लिए लाया गया था कि वो दुनिया में सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट लाने में क्रांति करेगा। तो दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में तो अभी वो नहीं फैला है, लेकिन यूक्रेन में रूस के द्वारा यूक्रेन का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह कर दिए जाने के बावजूद यूक्रेन में कम्युनिकेशन का कोई संकट पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिकी कंपनी जैसे कि स्पेस एक्स अपने स्टारलिंक सिस्टम से यूक्रेन की मदद कर रही है। तो यूक्रेन का कम्युनिकेशन सिस्टम इंटैक्ट है, और यूक्रेन पर रूस जो है वो अपना शिकंजा नहीं कस पा रहा है। पैलेंटीर नाम की एक कंपनी का भी यहाँ पे जिक्र हुआ है। तो पैलेंटीर क्या कर रहा है? पैलेंटीर एडवांस्ड एल्गोरिदम वाले टूल्स दे रहा है यूक्रेन की सेना को। जब इस बारे में मैंने और पढ़ने की कोशिश की, वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट थी, उसमें जिक्र था कि यूक्रेन के सैनिक के सामने एक मैप खुला हुआ है उसकी स्क्रीन पर। उसमें हीट मैप दिख रहे हैं महज कुछ 100 गज दूर खड़ी सेनाओं के जवानों का, रूसी सेना के जवान को यूक्रेन के सैनिक अपने मैप पर उनकी बॉडी का हीट मैप देख पा रहे हैं। वो टैंक देख पा रहे हैं कि कहां पे यूक्रेन का टैंक पोस्टेड है। तो एक ही जगह पर एल्गोरिदम मदद कर रहा है। एल्गोरिदम एक प्रकार का मान लीजिए कंप्यूटर प्रोग्राम, वो मदद कर रहा है यूक्रेन की सेना को डिसाइड करने का कि उनको अपने युद्ध में क्या क्या कदम उठाने हैं, किस किस को कैसे कैसे टारगेट करना है। तो ये तकनीक के क्षेत्र में लड़ा जा रहा युद्ध है। अमेरिका कई जगहों से फायदा उठा रहा है, और अमेरिका इससे शक्तिशाली बन के उभरेगा, भले ही वो इस युद्ध में सबसे या कम से कम डायरेक्टली रूप से शामिल नहीं है। और राजा मोहन साहब कहते हैं कि युद्ध के बाद की जो कंडीशंस बनेंगी, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएंगी पीस ट्रीटी की, उसमें भी अमेरिका के पास बहुत ताकत होगी उन टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट करने की। तो अमेरिका के लिए यह युद्ध बहुत ही फायदेमंद रहा, वो इससे मजबूत होकर निकलेगा। और संपादकीय कहता है कि देखिए, बहुध्रुवीय दुनिया रहेगी कि दो ध्रुवीय दुनिया रहेगी, इस डिबेट को भूल जाइए। दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड में लौटने नहीं वाली। अमेरिका का जैसा एक छत्र राज रहा 90 से लेकर 2020 तक के दशकों के बीच, ये तो नहीं होने वाला, लेकिन जो पूरा घमासान मचा हुआ है इसके टॉप पर निकलेगा। अंत में जब ये घमासान शांत होगा तो हम देखेंगे कि सिचुएशन के टॉप पर अमेरिका है, और उसके पास बहुत कैपेबल अलाइज हो गए हैं। यूरोप में उसके अलाइज बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यूरोप को डर सताने लगा है कि हम खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो अमेरिका को यूरोप में अलाइज मिल गए हैं, एशिया में अलाइज मिल गए हैं। हम जानते ही हैं कि भारत के साथ पिछले कुछ सालों में नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। क्यों बढ़ी हैं? भारत को भी जरूरत महसूस होने लगी है कि अगर हमें अपने एक जो नेबर है हमारे उत्तर में, चीन जिसका नाम है, चीन के साथ अगर हमें बराबरी पे जाकर बात करनी है, तो हमें अपने दुनिया में बाकी देशों के साथ अलायंस को मजबूत रखना होगा, चाहे वो दुनिया के कोई भी बड़े मुल्क हो, रूस हो या अमेरिका हो। तो इस बहाने अमेरिका को एक और मजबूत अलाई मिल गया है एशिया में। तो ऐसे में अमेरिका के लिए युद्ध फायदेमंद ही रहने वाला है। पांचवी बात क्या, पांचवा मोर्चा क्या, कि अब क्योंकि पुतिन
और शी जिनपिंग, रूस और चीन दोनों ने ही अपनी नई ताकत का कुछ बेजा इस्तेमाल किया। इसकी वजह से बहुत सारे जो मिडिल पावर्स हमने पहले भी जिक्र किया, उभरती हुई ताकतें, नॉट येट अराइव्ड, चीन और रूस ने क्योंकि अपनी शक्तियों का ऐसा इस्तेमाल किया कि ये उभरती हुई ताकतें रूस और चीन जैसे देशों को अब खतरा मानने लगी हैं। वो रूस और चीन से अलाय नहीं करना चाहती, खुद को इनसे बचाना चाहती हैं। और ऐसे में इन देशों ने अपनी खपत को, अपने पैसों के खर्चे को जो हथियारों पर होता है, उस खर्चे को बढ़ा दिया है। यूरोप से लेकर एशिया तक हम एक आर्म्स रेस देख रहे हैं। जर्मनी ने नई नीतियां बनाई हैं, अपनी रक्षा नीतियां। जापान ने अपने संविधान में परिवर्तन का मन बना लिया है। वो संविधान जो उसको सैन्य खर्चे को लिमिट करता था, उस पूरे प्रस्ताव को बदलने का मन बना लिया है। यूरोप में पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एशिया में साउथ कोरिया, ऐसी तमाम जगहों पर सिक्योरिटी के कंसर्न्स बढ़ गए हैं। तो अक्रॉस वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सिक्योरिटी या सुरक्षा के मसले ज्यादा अहम हो गए हैं। ये पांचवा मोर्चा है जो 2022 बीतते बीतते बन चुका है और 2023 को आंखें तरेर कर देख रहा है। छठवां मोर्चा क्या है कि देखिए, शी जिनपिंग ने स्टार्टिंग में पुतिन को जब समर्थन दिया यूक्रेन के मसले पर, तो लगा कि चीन से बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन राजा मोहन साहब कहते हैं कि चीन के पास अभी भी वो लेगरूम है, उसने अपने पास वो स्पेस बचा के रखा है कि उसने सब कुछ खोया नहीं है, क्योंकि उसने समर्थन दिया, मौखिक समर्थन दिया, लेकिन चीन को कोई मिलिट्री सप्लाई नहीं दी, खुद मिलिट्री रूप से शामिल नहीं हुआ उस युद्ध में। और आगे भी अगर रूस कमजोर होता है तो चीन उसका फायदा उठाकर सेंट्रल एशिया में जो रूस का प्रभाव है, जो मध्य एशिया है, तमाम उसमें देश हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये इनमें से अधिकतर देश रूस से ही, सोवियत संघ से टूट कर बने हैं। तो रूस का प्रभाव वहां पे ठीक ठाक है, रूसी संस्कृति का, रूसी कल्चर का प्रभाव ठीक ठाक है। अगर रूस मजबूत होता है तो चीन इसका फायदा उठाकर इन देशों में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। छठवां मोर्चा ये खुल रहा है। इसके अलावा संपादकीय ये भी कहता है कि देखिए, चीन ने ये भी कोशिश की कि हाल के दिनों में वो अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधार ले। G2 की भी बात होनी शुरू हुई कि ये दो देश मिलकर दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर अपना मतैक्य बनाएंगे, एक मत बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय अमेरिका भरोसे करने की स्थिति में नहीं है चीन पर। और इसके अलावा चीन ने जापान और भारत जैसे अपने पड़ोसियों के साथ ये कोशिश अभी तक नहीं की है। क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर आप ये सवाल पूछे तो हमने चर्चा भी की है अपने दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में। या ये संपादकीय इसकी ओर इशारा भी करता है कि ऐसे समय में जब शी जिनपिंग देख रहे हैं कि रूस पर खेला गया उनका दाव इतना सफल होता नहीं दिख रहा, 15 दिनों में जो युद्ध समाप्त हो जाना था वो 11 महीने खिंच चुका है। या शी जिनपिंग देख रहे हैं कि चीन की इकोनॉमी थोड़ी त्रस्त सी दिख रही है, कोविड का आउटब्रेक दिख रहा है, या चीन में प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहे हैं, तो ऐसे समय में उनकी हालत थोड़ी कमजोर है पहले के मुकाबले। तो ऐसी कमजोर हालत में अमेरिका उसको बराबरी पर नहीं देख रहा। और ये भी कारण है कि चीन ये सारी बातें जापान और भारत के सामने नहीं कर रहा, क्योंकि वो दुनिया में कमजोर दिखना नहीं चाहता। परसेप्शन का भी खेल होती है अंतरराष्ट्रीय भू राजनीति। तो ये छठवां मोर्चा है। सातवां मोर्चा क्या है कि भारत ने देखिए आज तक रूस पर बहुत रिलाई किया है। माना जाता है कि भारत और रूस पारंपरिक दोस्त हैं। ये क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि कई मुद्दों पर, क्योंकि अमेरिका का झुकाव गुटनिरपेक्षता के दौर में पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में था। पाकिस्तान गुटनिरपेक्षता के आंदोलन का हिस्सा नहीं था, वो अमेरिका के साथ था। तो ऐसे समय में सोवियत संघ ने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो भारत से ताल्लुक रखते थे, उन पर भारत का साथ दिया है। इसके अलावा भारत को हथियारों का एक्सपोर्ट बड़े संख्या में 75 से 90% तक रूस के द्वारा ही होता था। भारत की एयरफोर्स, भारत की नौसेना, भारत की आर्मी के बहुत सारे हथियार रूस से ही आते थे। तो रूस को एक पारंपरिक मित्र माना जाता रहा है। लेकिन जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होता है, ना ही कोई आपका परमानेंट मित्र है, ना ही कोई आपका परमानेंट शत्रु है। तो भारत इस समय देख रहा है कि चीन की नजदीकी बहुत ज्यादा बढ़ी है रूस के साथ। लेकिन भारत को बहुत मुश्किल नहीं आएगी अपने
अंतर्राष्ट्रीय मामलों में साझेदारों को खोजने में, क्योंकि भारत के संबंध भी हालिया वर्षों में यूरोप और अमेरिका के साथ बहुत मजबूत हुए हुए हैं। लेकिन साथ में संपादकीय ये भी कहता है कि भारत को बहुत तेजी से मूव करना होगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है, जो भारत के कोस्टल रीजन की सीमाओं को कवर भी करता है, वहां पर बीजिंग या चीन अपनी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। तो भारत को अपने अलायंसेज अमेरिका, यूरोप के देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इनके साथ बहुत तेजी से डेवलप करने होंगे और स्पष्ट एम्स के साथ तय करने होंगे कि वो लक्ष्य क्या है जिनकी प्राप्ति भारत चाहता है। तो ये 7 मोर्चे हमने डिस्कस किए। अंत में संपादकीय कहता है कि देखिए, ये तो बहुत मुश्किल है कि दुनिया उसी मल्टीलेटरलिज्म की तरफ बढ़ जाए जैसे 90 के दशक में पहुंची थी। G20 भी अगर आप देखें, जहां तक मुझे याद पड़ता है 1990 के दशक में ही देशों ने तय किया, दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने तय किया कि हम एक साथ मिलकर बैठेंगे। क्यों G7 का ही इंतजार किया जाए? G7 दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, खासतौर पे यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं और अमेरिका इसमें शामिल है। तो G20 जिसमें डेवलपिंग इकोनॉमीज भी शामिल है, उन्होंने कहा था कि हम क्यों G7 की बाट जोते रहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नीति बनाने के लिए। ये 90 से 2020 के दशक का दौर रहा होगा, मुझे ऐसा याद आ रहा है, एक बार कंफर्म भी कर लीजिएगा। तो खैर, लेकिन जैसा कि हमने संपादकीय की शुरुआत में देखा कि ये दौर तब, ये संस्थाएं मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन तब तो बहुत अच्छा काम करती हैं जब दुनिया की बड़ी शक्तियां आपस में लड़ ना रही हो। जब लड़ने लगती हैं तो कोऑपरेशन मुश्किल हो जाता है। और G7 में तो फिर भी लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं। भाई G8 हुआ करता था, रूस को निकाल दिया गया, वापस G7 हो गया। G7 में अधिकतर सेम लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, लोकतंत्र को लेकर, फ्री मार्केट को लेकर उनके विचार सेम हैं, तो ये तो बेहतर सरवाइव करेंगे। G20 में बहुत अंतर है, कुछ अर्थव्यवस्थाएं एक तरह का सिस्टम फॉलो करती हैं, कुछ दूसरी तरह का फॉलो करती हैं, अलग अलग उपमहाद्वीपों में विस्तृत हैं, तो ये मुश्किल हो जाएगा। संपादकीय का कहता है कि इंडिया की जो G20 लीडरशिप है वो तभी सफल कही जाएगी जब वो ऐसे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के डिक्लाइन को, इतिहास कहता है कि डिक्लाइन होगा, अगर भारत इस डिक्लाइन को थाम लेता है तो भारत की जो कूटनीति है उसको सफल कहा जाएगा, भारत की लीडरशिप को सफल कहा जाएगा। और मेजर पावर्स की सहायता से बड़े बड़े इश्यूज, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो, पर्यावरण के मुद्दे हों, ऐसे बड़े बड़े मुद्दों पर अगर भारत कंसेंसस डेवलप करने में, एक मत डेवलप करने में, मतैक्य डेवलप करने में सफल हो जाता है तो भारत की लीडरशिप को सफल माना जाएगा। अंत में आखिरी बिंदु पे संपादकीय कहता है कि दुनिया का जो नया ग्लोबल ऑर्डर है, नया वैश्विक व्यवस्था है, वो इस युद्ध से शेप लेती हुई दिख रही है। 7 मोर्चों का हमने जिक्र किया। ये 7 मोर्चों पर दुनिया कैसे रिस्पॉन्ड करती है, भारत कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये 2023 में एक बड़ी परीक्षा के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये था आज का एडिटोरियल। आपको ये संपादकीय कैसे लगा, इसको लेकर आपके क्या कुछ सुझाव हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहता है। नमस्कार।